Hello everyone. Now let's see the next type of pollination, that is the pollination by insects. We are now going to study the biotic agents that are involved in pollination. हमने अब तक देखा कि कैसे दो बायोटिक फैक्टर्स एयर और वाटर पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. उसके लिए जो अडेप्टेशंस प्लांट्स खुद में करते हैं हमने उनके बारे में स्टडी की. नाउ लेट्स सी हाउ अदर बायोटिक एजेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन. कल ही हमने बताया था कि पॉलिनेशन में मदद करने का काम सबसे ज्यादा बायोटिक फैक्टर्स करते हैं. मेनली अबाउट 80% ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, अबाउट 80% आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट्स. इनमें हमारे इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगे. जो टोटल इंसेक्ट्स है उनमें से भी अगर हमने देखा तो हनी बीज प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन. Honey bees are the chief pollinators of ecosystem. About 80%, 75 to 80% plants are pollinated by honey bees. So note down that point कि honey bees जो रहेंगे, they will pollinate about 75 to 80% of plants. So chief pollinators of ecosystem बोलकर अगर आपको कोई MCQ मिले, so the chief pollinators of ecosystem are honey bees, bumblebees, wasps. तो उसमें भी हनी बीज का रोल सबसे ज्यादा रहता है. ओके, तो ये हनी बीज और बाकी के इंसेक्ट्स कैसे पॉलिनेशन करते हैं. सो वी विल स्टडी दैट इन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन कॉल्ड एंटोमोफिली. व्हाट इज एंटोमोस? एंटोमोस इज द वर्ड लिटरली मींस इंसेक्ट्स एंड फिलस मींस द पॉलिनेटेड. So the flower pollinated by insects is entomophilous flower and the mechanism of pollination with the help of insects is known as entomophily. अब फिर से यहां पर भी कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने के, कई सारे एडेप्टेशंस हमें देखने के, क्योंकि अब इंसेक्ट्स को बुलाना है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, तो प्लांट्स को अपने अपने कुछ स्ट्रक्चर्स चेंज करने पड़ेंगे, कुछ नए स्ट्रक्चर्स, एडिशनल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे. प्लस इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए जो कोई भी बदलाव करने पड़ेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशंस शोन बाय प्लांट्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. अब ये अडेप्टेशंस क्या क्या रहते हैं, जैसे हमने देखे थे एयर और वाटर के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस थे, प्लांट ने खुद में कैसे बदलाव किए थे, वैसे यहाँ पे तीन मेजर पॉइंट जो रहेंगे. फ्लावर में कुछ बदलाव दिखाई देंगे, पोलन ग्रेन्स में और स्टिग्मा में कुछ उसके खास बदलाव रहेंगे. तो सबसे पहली बात, इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए फ्लावर्स कैसे होने चाहिए. सो फ्लावर्स जनरली स्मॉल साइज के रहेंगे बिकॉज इंसेक्ट्स आर जनरली स्मॉल इन साइज. तो स्मॉल साइज के, लेकिन एक क्लस्टर में आए वाले रहेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह पर रहेंगे तो कीड़े उसको खाने के लिए आने के लिए ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके, अब उसको देखने के लिए इंसेक्ट्स ने वो फ्लावर को देखना, इसके लिए क्या रहता? फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड, दी पेटल्स आर ब्राइट कलर्ड, जनरली होल फ्लावर इज कलरफुल. ओके, ब्राइट कलर के फ्लावर्स रहेंगे, लार्ज साइज के पेटल्स रहेंगे, सो दैट इंसेक्ट कैन सिट प्रॉपरली, उसके ऊपर बैठने को जगह रहना उसको. तो इस तरीके से फ्लावर्स आर स्मॉल, कलर्ड, ब्राइट इन कलर, कॉन्स्पिक्यूअस, अट्रैक्टिव रहेंगे, दिखने में बहुत सुंदर रहेंगे. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब अट्रैक्टिव. Plus that flowers will produce nectar, that flowers will produce fragrance or scent. Fragrance से क्या होगा? Fragrance will help in attracting the insects. Okay, then nectar glands are also present in that floral parts. ओवरी के आसपास रहेंगे nectar glands, so that will help in attracting the insect. क्यों आएंगे? नेक्टर का क्या काम रहेगा? Nectar is the sugary substance. It will be sweet in taste, so that इंसेक्ट विल कम एंड इट विल फीड ऑन दैट नेक्टर. वो उसको खाने के लिए आएगा वहां पे. ठीक है, फुकट तो आने वाला है नहीं, उसको वहां पे रिटर्न में कुछ तो भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तभी तो हम फिर वो अपना पोलन ग्रेन लेकर जाएंगे. तो पोलन ग्रेन लेकर जाने के लिए हमको उसको कुछ तो भी गिफ्ट देना पड़ेगा, वो रहेगा उसके लिए रिवॉर्ड. दैट रिवॉर्ड विल बी योर नेक्टर. ओके, तो ये कुछ खास बदलाव यहाँ पे फ्लावर में दिखे. इसके बाद पोलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे? तो पोलन ग्रेन्स जनरली दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, पाउडरी minute pollen grains are present, plus they have spiny surface. स्टिकी स्पाइनी सरफेस रहने से क्या होगा? इंसेक्ट की बॉडी पे वो अटैच हो जाएगा, इंसेक्ट के विंग्स पर, उसके पैर पर वगैरह, वहां पे जो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स रहती है उनके, तो उन पर वो अटैच हो जाएगा प्रॉपर्ली. सो देयरफॉर इट इज स्पाइनी, राउंडेड एंड स्मॉल इंसेक्ट्स. समटाइम्स पोलन ग्रेन्स आर आल्सो स्टिकी. स्टिकी रहेंगे. क्यों स्टिकी रहेंगे? बिकॉज इट विल सिंपली स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट. And that stickiness of pollen grain is due to presence of a yellow colored substance. The stickiness of pollen grain is due to presence of a yellow colored substance called pollen kit.
pollen कीट. So yellow colored sticky substance present on pollen grain is known as pollen कीट. आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं what is pollen कीट. So pollen कीट is actually a substance yellow colored covering present on the pollen surface and obviously and it covers the pollen grain and forms the sticky layer around the pollen grain. तो वो स्टिक करने में मदद होंगी और इजीली कैरी हो जाएगा पोलन ग्रेन. पोलन कीट इज सिक्रेटेड बाय टैपेटम. ये भी नोट करके रख लो. पोलन कीट इज सिक्रेटेड बाय टैपेटम. व्हाट इज टैपेटम? ट्राई टू रिमाइंड द वर्ड टैपेटम. टैपेटम इज द innermost layer of anther which is just outside the pollen sac. Tapetal cells are polyploid cells. They secrete sporopollenin. Right? याद आ रहा? The ubished bodies of tapetum, they produce sporopollenin which forms the outer covering of pollen grain. That is your exine. थोड़ा सा एंथर का स्ट्रक्चर रिमाइंड करो. वहां पे हमने tapetum देखे. Plus it also provides nutrition. So one more function. Tapetal cells secrete pollen कीट अराउंड द पोलन ग्रेन विच मेक्स इट स्टिकी. ओके, तो इस तरीके से पोलन ग्रेन में कुछ चेंजेस रहेंगे सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स. इसके बाद रहेंगे कुछ स्टिग्मा में चेंजेस हमको दिखाई देंगे. सम स्टिग्मा. द स्टिग्मास आर जनरली इंसर्टेड. छुपे वाले रहेंगे. ये एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर लो. स्टिग्मास आर इंसर्टेड. हमने देखे थे एंथर्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. Inserted anther and exerted anther. Inserted and exerted. तो inserted कैसा था? If this is anther, this is stigma, this is corolla. So इसमें क्या हुआ था? एंथर अंदर की तरफ छुपा वाला है, बाहर एक्सपोज नहीं है. दिस इज इंसर्टेड एंथर. और यही एंथर की अगर मैंने हाइट, फिलामेंट की लेंथ बढ़ा दिया और वो बाहर की तरफ निकल गया, सो दिस विल बिकम एक्सर्टेड एंथर. इंसर्टेड का अपोजिट एक्सर्टेड, बाहर की तरफ. सिमिलरली स्टिग्मा कैसी है? इंसर्टेड स्टिग्मा. स्टिग्मा ये वाली स्टिग्मा कैसी होगी? इंसर्टेड, बिकॉज दिस स्टिग्मा इज प्रेजेंट विद इन द फ्लोरल पार्ट्स. और अगर ये स्टिग्मा बाहर की तरफ ज्यादा है, फ्लोरल पार्ट से बाहर निकल गई, फ्लावर से ज्यादा बड़ी स्टिग्मा बाहर की तरफ निकली, जस्ट लाइक योर हिबिस्कस. जस्ट लाइक हिबिस्कस. हिबिस्कस में कैसे एक लंबी सी ट्यूब रहती, पूरी गायनोशियम की ट्यूब. वो पूरी ट्यूब बाहर की तरफ आयली रहती, लटकेली रहती, और उसको पेंटा कार्पेलरी स्टिग्मा बोले थे अपन ने. वहां पे 5 कार्पेल्स रहते, राइट. वेलवेटी रेड कलर की, याद आ रहा कुछ? हिबिस्कस का, जासवंत का फूल. सो उसमें हमने देखे थे स्टिग्मा बहुत लंबी बाहर की तरफ. दैट इज एक्सर्टेड स्टिग्मा. लेकिन यहाँ पे की स्टिग्मा इंसेक्ट्स के लिए कैसी रहेंगी? इंसर्टेड स्टिग्मा. इंसर्टेड रहने से क्या होगा? कीड़ा यहाँ आके बैठेगा, तो जब कीड़ा यहाँ पे खाने के लिए घुसेगा तो उसकी बॉडी के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लग जाएंगे और आसानी से पॉलिनेशन कैरी आउट हो जाएगा. अगर वो स्टिग्मा ज्यादा लंबी हो जाएंगी तो कीड़ा अंदर जाएगा, लेकिन पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच नहीं पाएंगे. तो इसके लिए फिर जनरली स्टिग्मा कैसी रहती? अंदर की तरफ रहती. ज्यादा लंबी स्टिग्मा यहाँ पे नहीं रहेगी. थोड़ा दिमाग लगा सकते इसमें तुम. स्टिग्मा इंसर्टेड है. प्लस बाकी चीजें रफ, स्टिकी, अगेन हेयरी, some sugary substances are present. hairy velvet like stigma रहेंगी. तो वो hairy stigma के ऊपर क्या होगा? फिर this is hairy stigma, platform like stigma is there. फिर वो जो कीड़ा आएगा उसकी बॉडी पे के पोलन्स उस पर अटक जाएंगे, स्पाइनी पोलन ग्रेन्स वो रिलीज हो जाएंगे और फिर जर्मिनेट होंगे. सो स्टिग्मा इज रफ, स्टिकी, हेयरी एंड इंसर्टेड स्टिग्मा. तो ये हो गए 3 मेजर चेंजेस. फ्लावर कैसा है, पोलन ग्रेन्स कैसे, स्टिग्मा कैसी. आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है. जिसने ऐसा याद रखा उसको सारे के सारे एडेप्टेशन याद हो जाए. अब इसके अलावा इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए कुछ और खास एडेप्टेशन हमको दिखाई देते. जैसे कि कुछ फ्लावर्स तो ऐसे रहते, चाबरे फ्लावर्स बोलता मैं जिनको. वो चाबरे फ्लावर्स क्यों रहते? क्योंकि वो फ्लावर्स खुद के स्ट्रक्चर्स को ऐसा बना लेते कि जैसे कि कोई फीमेल इंसेक्ट पीस दिख रहे. जैसे कि कुछ ऑर्किड्स. ओके, एक ऑर्किड है, दिस इज वन ऑर्किड. ये एक ऑर्किड है ऑफ्रिस नाम का. ऑफ्रिस नाम का एक ऑर्किड है. ये ऑर्किड, इसको दूसरा नाम भी है बी ऑर्किड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बी ऑर्किड. इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, इसके जो कोरोला रहेगा, पेटल्स रहेंगे,
तो पेटल्स गेट मॉडिफाइड इन सच अ फॉर्म दैट दे अपीयर लाइक अ फीमेल बम्बल बी। ब्लैक कलर के, येलो कलर के, ऐसे एक एक उसका पेटल बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी के पेटल्स ब्लैक कलर के छोटे से पंख जैसे, इस तरीके से आप गूगल करके सर्च कर सकते। सो द बी ऑर्किड ऑफ्रिस, उसका शेप इस तरीके से हो जाएगा कि उसका वो फीमेल बर्ड, फीमेल इंसेक्ट जैसे दिखाई देगा। तो फीमेल इंसेक्ट को देख के मेल इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, पॉपुलेशन के लिए वहां पे अट्रैक्ट होगा। उसकी स्मेल भी कुछ वैसी ही रहेंगी, कुछ ऐसे उन्होंने कुछ ऐसे वहां पे कुछ केमिकल्स तैयार किए होंगे जिससे वो मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। अब ये सारा डिस्कशन आपको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर 12th का अपना चैप्टर नंबर 13, तो उसमें आपको दिखाई देगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, वहां पे आपको दिखाई देगा। वो चैप्टर में एंड पे, लास्ट का पेज, चैप्टर का एंड, वहां पे आपको म्यूचुअलिज्म, उसके बीट में आपको ये वाला डिस्कशन विद डायग्राम दिया हुआ है। सो गो एंड रेफर दैट, वहां पे ऑफिस का डिस्कशन मिले। तो ये जो तरीका है इंसेक्ट को बुलाने का, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसीट। डिसीट मतलब छलावा, धोखा, छलावा या फिर छल, एक प्रकार का धोखा। क्या धोखा हो रहा है यहाँ पे? फुल खुद को फीमेल इंसेक्ट के जैसा फैंसी ड्रेस कर ले रहा है यहाँ पे, और वो फैंसी ड्रेस की वजह से क्या हो रहा है, मेल इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये अपने आप में एक मैकेनिज्म है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने। इसी तरीके के कुछ खास अलग अलग मैकेनिज्म्स भी दिखाई देते हैं, जिनको हम 3 मैकेनिज्म्स में आपको बताने वाला हूं। वन इज दैट द लीवर मैकेनिज्म एज सीन इन सैल्विया। इसका एग्जांपल क्या होगा? सेक्सुअल डिसीट का ऑफ्रिस। याद रखो, ये एमसीक्यू में मिलेंगे आपको एग्जांपल्स, ऑफ्रिस। सेकंड, सम स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, जिसमें खास है लीवर मैकेनिज्म इन सैल्विया, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन कैलोट्रोपिस, और तीसरा है पिटफॉल मैकेनिज्म ऑफ योर एरिस्टोलोकिया और रेफ्लेशिया, दोनों फ्लावर्स में दिखाई देगा। अब क्या क्या है, एक एक मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पहले तो मैं लीवर मैकेनिज्म, इसके बारे में बात करूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्न पाइप मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म इन सैल्विया। तो क्या है देखो, ये सैल्विया का जो फ्लावर रहता तो उसके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, उसका जो कुछ भी कोरोला रहेगा, ट्यूबुलर कोरोला, ओके, इस तरीके से रहेगा। प्लस जो अपर उसका पेटल रहेगा वो इस तरीके से कवरिंग, और नीचे के पेटल्स मजबूत रहेंगे। दिस विल बी दी ट्यूब कैलिक्स कोरोला। बाकी फिर यहाँ पे एंड्रोशियम, उसका कुछ इस तरीके से रहेगा, एंड दी गाइनोशियम हियर। नीचे उसके बाकी के पेटल्स, सेपल्स कि ये फ्लावर है, फ्लावर ऑफ सैल्विया। फ्लावर का समझ के लो क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके अंदर ही उसका लीवर कैसे वर्क करता है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कैलिक्स कोरोला का तो कुछ अपने को ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो बैठने के लिए और इंसेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल रहेगा, इतना याद रखो। मेन चेंज जो रहेगा तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज रहता तुम्हारे एंड्रोशियम। यहाँ पे एंड्रोशियम कैसा रहता, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है एंड्रोशियम का, एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स नोन एज स्टैमेन्स। Each stamen consists of 3 parts: the filament, connective, and the anther lobes. Filament, connective, and anther lobes. These are the 3 parts of stamen. ये connective और ये anther lobes. अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है अपने स्टैमेन का, लेकिन यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होता, जो कनेक्टिव है, सो दैट कनेक्टिव बिकम्स वेरी लॉन्ग कनेक्टिव। अब देखो ये नॉर्मल है, मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कनेक्टिव कर देता, फिलामेंट उतना ही है, कनेक्टिव यहाँ पे लंबा होगा, एक एंथर लोब इधर चलेगा, एक एंथर लोब इधर चलेगा, जस्ट लाइक योर सीसॉ। ओके, सो व्हाट विच स्ट्रक्चर हैज इलोंगेटेड, किसकी लेंथ ज्यादा हो गई, या फिर फिलामेंट की लेंथ नहीं हुई ज्यादा, लेंथ किसकी बढ़ गई यहाँ पे, कनेक्टिव की। एमसीक्यू में वही पूछते, सैल्विया में कौन सा स्ट्रक्चर इलोंगेटेड रहता, अपने दिमाग में आता फिलामेंट, उठ छूट के तुमको फिलामेंट ही दिखता, बट द लेंथ ऑफ कनेक्टिव इज वेरी लॉन्ग। ये जो मैं ड्रॉ किया, अगर इस यहां पे दिस इज फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, एंड दिस टर्न्ड स्ट्रक्चर इज द कनेक्टिव। ओके, दिस इज टर्न कनेक्टिव, इट इज कॉल्ड डाइवेरिकेट एंथर। डाई मतलब दो, वेरिकेट होना मतलब
उसमें दो ब्रांचेस होना, एक एंथर इधर अंदर के साइड में लोअर एंथर और एक एंथर ऊपर के साइड में अपर एंथर, दो एंथर्स हो गए। टू एंथर लोब्स आर जस्ट डिवाइडेड, बाइफर्केशन आ गया यहाँ पे, डायवेरिकेशन आ गया, दोनों वर्ड वहां पे चलते। सो इस तरीके से पूरा एंथर यहाँ पे डायवेरिकेट एंथर तैयार हो, ड्यू टू लॉन्ग कनेक्टिव नॉट लॉन्ग फिलामेंट। क्लियर करो, एक बार ये कनेक्टिव इतना लंबा हो गया, ओके। और यहाँ पे फिर स्टिग्मा इस तरीके से ऊपर से गए रहेंगी, यहाँ पे स्टिग्मा रहेंगी, ठीक है। स्टिग्मा का कुछ इतना नहीं, वो बाहर की तरफ गया। अब जब इंसेक्ट यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई हनी भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रही, तो जब हनी भी अंदर एंटर करेगा, सो दैट हनी बी विल कम हियर, या हनी भी जब अंदर आने की कोशिश करेगा, सो एट दैट टाइम व्हेन हनी बी विल एंटर हियर, तो यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड्स आर लोकेटेड हियर। नेक्टर खाने वाला जहां पे उसको खाने को मिलना है वो हिस्सा काफी अंदर डीपली लोकेटेड है, तो नेक्टर तक पहुंचने के लिए फिर हनी बी को यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है। जब वो हनी बी अंदर आने की कोशिश करेंगी, तो ये जो दो एंथर है, इनर एंड आउटर, तो इनर एंथर जो रहता, दैट एंथर लोब इज स्टेराइल एंड आउटर एंथर लोब इज फर्टाइल। ये भी एक चीज याद रखना, दो एंथर रहते हैं लेकिन दोनों में से एक एंथर स्टेराइल है अंदर वाला, एक फर्टाइल। स्टेराइल मींस इट विल नॉट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड फर्टाइल मींस इट विल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, ओके। सो जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करती है हनी बी, सो इट विल फर्स्ट इट्स हेड विल टच द स्टेराइल एंथर लोब। जैसे वो उसको हेड टच होगा, तो फिर ये जो पुली जैसा है, ये सीसॉ जैसा, ये स्ट्रक्चर पीछे की तरफ झुक जाएगा और हनी बी की बॉडी के ऊपर पूरे उसके पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे, ये बर्स्ट हो जाएगा। एक लीवर का काम करेगा, ट्रिगर का काम करेगा, जैसे ही इधर से बटन दब जाएंगे उधर से गोली चढ़ जाती, तो उसी तरीके से जैसे ही स्टेराइल एंथर को ये हनी बी टच करेंगे, एट द सेम टाइम द फर्टाइल लोब गेट्स बर्स्ट एंड इट विल रिलीज द पोलन, और उसकी बॉडी के ऊपर पूरे पोलन से वो अंदर जाके नेक्टर खा लेंगी और लौटने के लिए बाहर निकलेंगी, तो कुछ पोलन ग्रेन्स हो सकता है यहीं पे लग जाए स्टिग्मा को, या फिर यहां से निकल के हनी बी दूसरे सैल्विया के फ्लावर में जब जाएंगी ऊपर वाले, तो ये वाले पोलन ग्रेन्स ये स्टिग्मा पे लग जाएंगे सेकेंड फ्लावर में, पॉसिबल, ओके। तो इस तरीके से पोलन्स ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ हनी बी एंड लीवर मैकेनिज्म। सो दिस इज द लीवर मैकेनिज्म। व्हाट आर द चेंजेस इन सैल्विया? स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क के लिए, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन सैल्विया। तो पहले तो सैल्विया बोलते बच्चों को ध्यान में आता वाटर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन, जिसके दिमाग में जो आया वो बहुत खास मैकेनिज्म है सैल्विया का, टिपिकल एकदम इंसेक्ट एंटोमोफिलस है। तो आंसर में आपको लिखना है सैल्विया इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। सो सैल्विया के मैकेनिज्म में आपको क्या क्या याद रखने का है? पहला पॉइंट रहेगा सैल्विया इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, इट शोज इट 2 मॉडिफिकेशंस, द एंथर इज बाइफर्केटेड, दैट इज डायवेरिकेट एंथर with divaricate connective. 2 anther lobes are present, one is inner, it is sterile, and one is outer, it is fertile. The stigma is exerted, बाहर की तरफ निकले वाली स्टिग्मा रहेंगी इसके अंदर. When the honeybee or the insect will enter the flower, so it will push the inner anther lobe, that will help in bursting of outer fertile anther lobe, and the pollen grains are released or they are spread on the body of insect. So this is a lever mechanism, also known as turnpike, because there is turning and this is a pipe-like mechanism, and it is also called turnpike mechanism in cell. ऐसे रहता ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस मतलब वो जो आंकड़े का फूल या फिर रुई का फूल जिसको बोलते तुम, रुई का झाड़ जो हम शनि मंदिर वगैरह हनुमान जी को चढ़ाते, वो जो फूल रहते व्हाइट कलर के, बुड्ढी के बाल, जिसको सबसे सिंपल तुम्हारे को जो मालूम है, तो वो जो फूल रहेंगे, वो फूलों के अंदर अगर आपने अच्छे से देखेंगे स्ट्रक्चर, तो हमने बीच में देख सकते कुछ इस तरीके की डायग्राम, एकदम कैलिक्स ग्रीन कलर का रहेगा उसका करोला, और बीचों बीच जो एंथर सारे के सारे उसके स्टैमेंस फ्यूज हो गए रहेंगे, स्टिग्मा को चिटके वाले रहेंगे, बीचों बीच एक ग्रीन कलर की स्टिग्मा रहेंगी एक डिस्क जैसी, और सारे के सारे जो पोलन सैक है वो इस तरीके के रहेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 5 पोलन सैक। जरा फ्लावर अच्छे देखो, वो पर्पल कलर का व्हाइट कलर का फ्लावर आता है उसका, कैलोट्रोपिस का रुई का फूल, ओके। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जा रहा इसको बोलते हैं पोलिनियम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है इसको बोलते हैं पोलिनियम। द एंड्रोशेम इज फ्यूज्ड टू स्टिग्मा, स्टिग्मा इज डिस्क लाइक स्टिग्मा। व्हेन द insect comes there and the insect sits on that flower, so that time the pollen sacs
अब इसको थोड़ा सा डिसेक्ट करें अगर आपने, तो ये जो इस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज द डिस्क, और जो पोलन सैक है वो ऐसी एक पोलन सैक और इसकी एक पोलन सैक, डिसेक्शन में आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे एक पोलन सैक है और इधर एक पोलन सैक। So this kind of sticky structure is there. Pollen sacs are attached to the sticky stigma. तो जब इंसेक्ट उस पर बैठेगा तो इंसेक्ट उस पर बैठने के साथ ही पोलन सैक ही उसको चिटक जाएंगे इंसेक्ट को, और फिर इंसेक्ट की बॉडी के साथ वो पोलिनियम दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। यहाँ से पोलन दूसरे फ्लावर पे ट्रांसलेट हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ट्रांसफर हो रहे हैं तो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन कैलोट्रॉपिस। एमसीक्यू बिल्कुल मिलेगा कि कैलोट्रॉपिस पॉलिनेशन का कौन सा मैकेनिज्म बताता, लीवर मैकेनिज्म इन सैल्विया और ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन कैलोट्रॉपिस। तो आपको कैलोट्रॉपिस, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, पोलिनियम, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा। देन द नेक्स्ट वन इज पिटफॉल मैकेनिज्म एज इन केस ऑफ एरिस्टोलोकिया और रेफ्लेशिया। अब इसमें क्या रहता है, रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड, साइज में देखिए सबसे बड़ा फूल रहता। तो ये फ्लावर आपने अगर गूगल किया होगा, कभी सर्च किया होगा, रेड कलर का, व्हाइट कलर के स्पॉट्स रहते हैं उस पे। सो दैट फ्लावर हैज अ स्ट्रक्चर, उसका बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसके बहुत बड़े बड़े पेटल्स रहेंगे। ओके, और बीच में अगर आप देखें तो एक होल जैसा दिखाई देता, और वो होल में कीड़े गिर जाते हैं, और यहाँ पे उसकी बाकी की स्ट्रक्चर्स रहते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, फ्लावर देखो गूगल करके, रेफ्लेशिया का वो खड्डे जैसा रहता, पिट लाइक स्ट्रक्चर है, पिट होल्स अपने जो रहते पॉट होल्स, तो ऐसे पिट लाइक एक खड्डे जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें कीड़े गिर जाते, मक्खियां गिर जाती, इंसेक्ट्स गिर जाते, और वो इंसेक्ट्स वहीं पे घूमते हैं, तो फिर वहीं के पोलन ग्रेन्स वहीं पे ट्रांसफर हो सकते। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, कई बार पूरा फ्लावर क्लोज हो जाएगा कीड़े आने के बाद, फिर जब पॉलिनेशन हो जाएगा फिर खुल जाएगा और कीड़ा वापस बाहर निकल जाएंगे। तो ये तरीके से जो पिटफॉल, एक गिरने के लिए खड्डा और फिर वापस निकलने की जगह, कई बार तो इंसेक्ट मर भी जाते, निकल नहीं पाते, जैसे कि तुम्हारा एरिस्टोलोकिया, नेपेनथिस वगैरह, तुम्हारा पिचर प्लांट, अपने जो कोई भी ट्रैप, फ्लाई ट्रैप्स रहते तो वो ट्रैपिंग भी करते, उनको खा भी लेते, प्लस उनसे पॉलिनेशन भी करवा लेते। तो ये जो मैकेनिज्म है इंसेक्ट्स का, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पिटफॉल मैकेनिज्म। ओके, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अपने को जितना होना बस अपने एग्जांपल याद होना, और बस एक बेसिक आइडिया रहना कि क्या है मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट है सैल्विया का, दिस इज आल्सो इन स्टेट बोर्ड, तो आपको वो भी अच्छे से करना। लास्टली, सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर द इंसेक्ट टू ले डाउन एग्स, जैसे कि यूका प्लांट एक नाम का प्लांट है, और एक एमोर्फोफैलस। तो पहले हम यूका की बात कर लेते हैं, सेम एमोर्फोफैलस, मैंने तुमको इसके बारे में बताया भी था। इसके बदले, ये दोनों एग्जांपल के बदले तीसरा एग्जांपल मैं अगर याद दिलाऊं तुमको, तो तुम्हारे फिग, अगर तुमको याद आ रहा होगा तो देखो फिग्स, पीपल वगैरह के अगर आपको फ्रूट से याद, फ्लावर से याद आ रहे हैं, हाइपेंथोडियम का एग्जांपल था वो, उसके जो फूल रहते हैं एक्चुअली वो जो देखते हैं हम गुल्लर वगैरह, सो दैट इज द फ्लावर एक्चुअली। उसके अंदर हेड पे रहेंगे मेल फ्लावर और अंदर रहेंगे फीमेल फ्लावर्स। तो जब कीड़ा अंदर घुसने करेगा तो पोलन ग्रेन्स अंदर लेके आएगा और अंदर घूमेगा, उसके लार्वा अंदर देगा, वैस्प रहते छोटे छोटे कीड़े, तो वही उसको पॉलिनेट करता। सेम मैकेनिज्म यूका में। अब ये जो यूका का प्लांट रहता, यूका नाम का एक प्लांट है, ये प्लांट के अंदर एक इंसेक्ट आता, यूका इस नाम रखेला उसका, यूका इंसेक्ट, यूका प्रोन्यूबा बोल के एक नाम है, साइंटिफिक नेम उसका। सो दैट इंसेक्ट, अब जो इसका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी रहेगा, तो इंसेक्ट को इतनी जगह रहती कि वो ओवरी में जा सके, ओवरी में जाके वो इंसेक्ट खुद के बच्चे देगा वहां पे, उसके इंसेक्ट के लार्वा वहां पे सर्वाइव कर सकते, बाद में उनमें से कुछ ओविल खा लेंगे, कुछ है तो ओविल्स बचे कुछ ओविल्स को पॉलिनेट कर देंगे, जाते जाते पोलन ग्रेन्स लेकर जाएंगे, और फिर बाद में वहां से बाहर निकलेंगे कुछ इंसेक्ट्स, फिर अगले यूका के प्लांट में जाके उसको पॉलिनेट करें। या एमोर्फोफैलस, दुनिया का सबसे लंबा फूल, अगर आप देखे होंगे कभी, कलकत्ता का जो गार्डन है मैंने आपको उसके बारे में बताया था, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वहां पे एमोर्फोफैलस का एक प्लांट है, दुनिया का सबसे ऊंचा, ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट रहती है एक फ्लावर की। ये सब गूगल करके देखो सारे नाम, यूका, एमोर्फोफैलस, एरिस्टो, रेफ्लेशिया, सैल्विया, कैलोट्रॉपिस, तुम्हारे को जल्दी जल्दी ध्यान में आएगा, विजुअल मेमोरी थोड़ी स्ट्रांग बन जाती, याद हो जाती वो चीज। तो एमोर्फोफैलस में क्या रहता, जो फ्लावर रहेगा उसमें वापस से नीचे ओवरी में जगह रहेंगी, ओवरी में कुछ वैस्प रहेंगे, वो वैस्प उसको पॉलिनेट भी कर देंगे, प्लस खुद के लार्वा वहां पे डिपॉजिट करेंगे, एग्स देंगे, एग्स हैच होके लार्वा निकलेंगे, एंड देन दैट लार्वा विल feed on the internal unfertilized ovules and
they will again mature there and they are released and they will be ready to pollinate another amorphophallus plant. इस तरीके से बस यहाँ पे हो रहा क्या, इंसेक्ट को उसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए जगह मिले, उसको रहने को घर दे रहे, तो ये भी एक अडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट वहां पे अट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये डिस्कस करने का है कि ये जो तीनों प्लांट है और तीनों जो इंसेक्ट है, यूका प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय यूका इंसेक्ट, एमॉर्फोफैलस इज पॉलिनेटेड बाय वास्प एंड fig flower is pollinated by the wasp again. Okay, so that three are the examples of co-evolution. कौन सा शब्द बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, खास एक नया वर्ड, co-evolution. What is evolution? चेंजेस आके बदलाव होके नया बनना, और co-evolution साथ में बदलाव होना, को मतलब साथ में। तो ये जो प्लांट है और उसका जो पॉलिनेटर है, the plant and its pollinator, they have shown a phenomenon called co-evolution. साथ में इवॉल्व हुए वाले। इमेजिन करो अगर ये फ्लावर में कुछ चेंजेस आ गए और वो फ्लावर ने इंसेक्ट को आने नहीं दिया, तो दूसरा कोई इंसेक्ट उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता। और ये भी जो इंसेक्ट है, इसको रहने के लिए, इसके बच्चे देने के लिए जो जगह है, वो ही प्लांट प्रोवाइड कर सकता। वो कोई दूसरे प्लांट में जाके अपने बच्चे नहीं दे सकता, एग्स डिपॉजिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर इतने डिपेंड है कि अगर एक को नुकसान हुआ तो ऑब्वियसली दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो सकता। तो इसके लिए ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड को इवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन। पॉसिबिलिटी ऑफ को एक्सटिंक्शन इज मैक्सिमम इन दिस केस। अगर ये स्पीशीज गायब होगा तो इससे जुड़े वाला जो इंसेक्ट है वो भी मर जाएगा। ऑलरेडी ये एमॉर्फोफैलस बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके बहुत कम प्लांट्स हैं, गिने चुने कुछ जंगलों में मिलते कई, और कुछ है तो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में ग्रो किया है बॉटनिकल गार्डन्स में। अदरवाइज ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो इनका हमको कंजर्वेशन करना है। वी हैव सीन दैट इन बायोडायवर्सिटी और इन इट्स कंजर्वेशन, तो वहां पे उसका नाम आया। तो प्लांट पॉलिनेटर एंड देयर कोइवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल यूका प्लांट, नीट में आखिरी वाला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट? यूका, एमॉर्फोफैलस, टॉलेस्ट प्लांट, एंड योर थर्ड वन इज दी फिग, जो एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं लेकिन रिलेटेड है, अपन ने उसके बारे में स्टडी किए थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो दीज आर सम कॉमन एडेप्टेशंस शोन बाय द एंटोमोफिलस फ्लावर, एंटोमोफिलस प्लांट्स एंड द इंसेक्ट्स। बाकी के एग्जांपल्स आपको थोड़े कॉमन एग्जांपल्स दे देता हूं। रोज, लोटस, स्टार करके रख लो, जैस्मिन। अपने को लगता है लोटस पानी में आता तो फिर वो पॉलिनेटेड बाय वाटर, बट इट इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, इट इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, क्योंकि लोटस का फ्लावर ऊपर रहता, पानी में डुबेला नहीं रहता, नीचे नहीं रहता, तो मेल फीमेल पार्ट्स एक्सपोज होते, कीड़े आके बैठ सकते, वो उसको पॉलिनेटेड कर सकते। सो रोज, लोटस, जैस्मिन आर द एग्जांपल्स। बाकी के तुम्हारे जो नॉर्मल फ्लावर्स है गार्डन में के कई सारे फ्लावर्स, दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। सो इस तरीके से इंसेक्ट पॉलिनेशन ना सिर्फ उसमें एडेप्टेशंस नहीं है, उसमें कुछ खास मैकेनिज्म्स भी है, कुछ खास एग्जांपल्स भी हैं, आपको एमसीक्यूज में बहुत काम के। यहाँ पे हमको पोलन को देने के लिए उनको रिवॉर्ड्स देना पड़ेंगे खाने के लिए। कई बार ऐसा होता कि कुछ चोट्टे आ जाते हैं वहां पे, चोट्टे वर्ड तुमको अच्छे से समझ में आता। चोट्टे मतलब क्या करेंगे, सिर्फ वो पोलन ग्रेन लेने को आएंगे, लेकिन नेक्टर खा जाएंगे, लेकिन पोलन ग्रेन लेके नहीं जाएंगे। मतलब जिस हिसाब से वो पोलन, हम क्या कर रहे हैं, वी हैव प्रोड्यूस दैट नेक्टर फॉर फीडिंग द इंसेक्ट दैट विल हेल्प इन पॉलिनेशन। लेकिन कुछ इंसेक्ट इतने होशियार रहते हैं, वो आते नेक्टर तो खा लेते, लेकिन जाते जाते पोलन ग्रेन लेके नहीं जाएंगे, वो आराम से साइड से घुस जाते, पोलन खा लेते, पेटल खा लेंगे, नुकसान कर देंगे, लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करें। ऐसे कुछ इंसेक्ट्स रहते जो सिर्फ पोलन चुराने का काम करते, नेक्टर चुराने का काम करते, उनको बोलने का पोलन रॉबर्स। रॉबरी होगी ना एक प्रकार की, या फिर नेक्टर रॉबर्स, थीव्स। ठीक है, पायरेट्स, कुछ भी चोर शब्द के लिए जो भी वर्ड यहाँ पे तुमको सही लगे वो तुम यहाँ पे डाल सकते हैं। पोलन रॉबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पोलन रॉबर्स और नेक्टर रॉबर्स? दे आर द इंसेक्ट्स दैट कम टू ओनली feed on pollens, feed on nectar, but they actually do not bring about the pollination, so that insects are called pollen robbers or nectar robbers। ठीक है, तो ये कुछ बीट थे पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा और कुछ मैकेनिज्म्स है, दूसरे दो मैकेनिज्म, ऑर्निथोफिली और चेरोप्टेरोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर।